स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक भूगोल का टॉपिक करने जा रहे हैं। वह है अर्थ मूवमेंट्स या भू संचलन। अर्थ मूवमेंट यानी पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी के आंतरिक भाग या पृथ्वी की ऊपरी सतह पर होने वाली गतियाँ, उनको हम भू संचलन कहते हैं। अगर हम देखें तो भूतल को जब हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जो भी उच्चावच है वह स्थिर है। हमको उच्चावच स्थिर लगते हैं और हमको यह प्रतीत होता है कि जो है ये ऐसा ही है सदा से और लंबे समय से या अनंत काल से ऐसा ही है। परंतु पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन हम करें तो हमको देखने को मिलता है कि पृथ्वी के अंदर और बाहर सब तरह के महान परिवर्तन होते रहे हैं। और जो ये परिवर्तन है ये दो प्रकार के, एक तो दीर्घकालिक और दूसरा अल्पकालिक आकस्मिक। जो दीर्घकालिक परिवर्तन होते हैं वो इतनी मंद गति से होते हैं कि उन्हें हम अनुभव ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं चलता। जैसे पर्वतों का निर्माण या पर्वतों का अवनयन कहें या पर्वतों का निर्माण कहें, तो पर्वत धीरे 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 उठते रहते हैं। जैसे अभी कुछ ही समय, अभी थोड़े ही दिन पहले, कल या परसों ही ये आया है कि हिमालय के एवरेस्ट जो चोटी है उसकी ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ गई। हमको पता चला? किसी को नहीं पता चला, क्योंकि इतना धीरे बढ़ रही है कि पता ही नहीं चलता। इसके विपरीत आकस्मिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हमको फील होते हैं, हमें महसूस होते हैं। जैसे भूकंप आता है, कुछ ही सेकंड में, मिनट में सब कुछ चेंज हो जाता है। या ज्वालामुखी क्रिया होती है, एक झटके से होती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वह कहलाते हैं आकस्मिक परिवर्तन। अब अगर हम देखें तो भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बल हैं, उनका आगमन जो होता है, भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बल जो होते हैं उनका आगमन दो स्रोतों से होता है। दो तरीके के बल होते हैं जो परिवर्तन लाते हैं। एक तो होते हैं अंतर्जात बल और एक होते हैं बहिर्जात बल। अंतर्जात बल कौन से हैं? अंतर्जात बल ऐसे हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं, और एक दूसरे बल होते हैं जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर एक्टिव होते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सक्रिय होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बहिर्जात बल। तो कौन कौन से बल हो गए? अंतर्जात बल हो गए और बहिर्जात बल हो गए। अब अगर हम देखें तो पृथ्वी पर जो भी स्थल रूप देखने को मिलते हैं, जो भी स्थल रूप हमको देखने को मिलते हैं, ये सभी स्थल रूप इन दोनों अंतर्जात बल और बहिर्जात बल की आपसी क्रिया के कारण बनते हैं। अब जैसे अब हम बात करें अंतर्जात बल की। अंतर्जात बल, अब जो अंतर्जात बल हैं वे किस कारण उत्पन्न होते हैं? अगर हम एनालाइज करें कि क्यों ऐसा, पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या है जो हलचल पैदा करता है, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब आंतरिक भाग में मिलते हैं। और ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं इनका धीरे धीरे विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है। और विघटन होने के कारण यह रेडियो सक्रिय पदार्थ जब विघटित होते हैं तो इनसे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और ये जो ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में निकलती है। किस रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में निकलती है। और यह ऊष्मा जो है इसका पृथ्वी के अंदर संचयन होता रहता है, ये इकट्ठी होती रहती है, ये एक्यूमुलेट होती रहती है, और इसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान बढ़ता है। इसके कारण क्या होता है? तापमान बढ़ता है, तो पृथ्वी गर्म हो जाती है अंदर से। आप देखें तो पृथ्वी के अंदर हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है आंतरिक भाग में, और इतना अधिक तापमान होने के कारण पृथ्वी के अंदर कुछ भाग गलित अवस्था में हो जाता है, गल जाता है ऐसा, और दबाव क्रिएट करता है। वह तापमान भी बनता है, वाष्प भी बनता है, तो उसके कारण दबाव क्रिएट होता है। और उस दबाव के कारण क्या होता है? पृथ्वी जो है वह पूरी तरह से स्थिर नहीं रह पाती, समय समय पर अलग तरीके की क्रियाएं उसमें घटने लगती हैं। तो अगर हम देखें पृथ्वी जो है उसमें कौन कौन से हमको देखने को मिलते हैं? पृथ्वी के अंदर हमको जो घटनाएं देखने को मिलती हैं वे, उनमें से एक तो अंतर्जात बल है जो कि, और फिर उन अंतर्जात बल क्यों उत्पन्न होते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण। रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण क्या होता है? विघटन होता है,
ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा ऊष्मा के रूप में होती है। तो यह ऊष्मा संचित होती रहती है कहाँ पर? पृथ्वी के आंतरिक भाग में, और संचित होने के कारण यह एक दबाव क्रिएट करती है, और वह दबाव किस रूप में पाया जाता है? अंतर्जात बलों के कारण। ठीक है। दूसरा बहिर्जात बल की बात करें। जो बहिर्जात बल है इसका स्रोत क्या है? बहिर्जात बल मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो एक्शन होता है, जो क्रियाएं होती हैं, वो क्यों होती हैं? तो बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, बहिर्जात बल जो है उनमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आता है जैसे वायु आती है, ये एजेंट है बहिर्जात बल के। वायु है, वायु के अलावा वर्षा का जल है, बहता जल है, वर्षा जल कहें, जल वर्षा का जल है, उसके वर्षा जल है, पवन हो गई, वायु हो गई, भूमिगत जल हो गया, ये भी एक एजेंट है, भूमिगत जल। ठीक है। उसके बाद हिमानी हो गया, हिमानी की गति के कारण जो परिवर्तन आते हैं पृथ्वी की सतह पर, चट्टानें कटती हैं, और फिर सागरीय तरंगे हो गया। ये सब एजेंट्स हैं। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह पर परिवर्तन करते हैं, और ये जो एजेंट्स हैं इनको गति कैसे मिलती है? इनके पीछे सोर्स क्या है? इनके पीछे पावर क्या है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहिर्जात बल जो हैं उनके पीछे सूर्य की ऊर्जा है। सूर्य ही सबको संचालित करता है। तो अगर देखा जाए तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो भी हवा चल रही है, हिमानी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, या वर्षा का जल है, ये सब किसके कारण है? सूर्य ही इन सब चीज़ों को गति देता है, और सौरिक ऊर्जा ही सबको संचालित करती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अंतर्जात बल पृथ्वी की ऊष्मा के द्वारा संचालित होते हैं, जो कि रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण होते हैं, और जो दूसरे बल हैं हमारे, जो कि बहिर्जात बल हैं, वह संचालित होते हैं पृथ्वी के ऊपर सौरिक ऊर्जा की क्रिया के कारण। इन दोनों तरह के जो बल हैं, इन दोनों बलों के द्वारा हमारी पृथ्वी पर क्रियाएं होती रहती हैं। इन दोनों अंतर्जात और बहिर्जात बल, ये दोनों आपस में इनके अंदर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। अंतर्जात बल जो है वे क्या करते हैं? विषमताएं उत्पन्न करते हैं, और बहिर्जात बल उन विषमताओं को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। उसके कारण क्या होता है? विषमताएं उत्पन्न होती हैं, तो पर्वत अगर ऊपर उठते हैं तो धीरे धीरे पर्वतों का कटाव भी होता है। ठीक है। तो ये क्रियाएं लगातार चलती हैं, और किसी स्थान पर जिस प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलती है वह यह इंगित करती है कि उस क्षेत्र में कौन सा बल अधिक प्रभावशाली है। अंतर्जात बल अधिक प्रभावशाली है या बहिर्जात? जैसे हम हिमालयन क्षेत्र में चल जाएं, जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर देखें तो ऊंचाइयाँ और गहराइयाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो उसका मतलब क्या है? अंतर्जात बल ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पे, और बहिर्जात बल कम एक्टिव है, इसलिए ऊंचाइयाँ विद्यमान है हमेशा। ठीक है। तो अब हम आ जाए अंतर्जात बल पे। अंतर्जात बल जो है, या एंडोजेनेटिक फोर्स जिनको कहते हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल हैं। ठीक है। और इस बल से पृथ्वी में दो तरह के संचलन होते हैं, एक तो क्षैतिज संचलन होता है और एक लंबवत संचलन होता है। तो जो हमारे अंतर्जात बल हैं उनसे दो प्रकार के संचलन होते हैं, बहिर्जात संचलन और क्षैतिज संचलन और लंबवत संचलन। इनके कारण, इन संचलनों के कारण भूतल पर अनेक तरह की विषमताओं का सूत्रपात होता है, और अलग अलग तरह के उच्चावचों का निर्माण होता है। ठीक है। जैसे पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं, भ्रंश होते हैं। ठीक है। भूकंप और ज्वालामुखी भी जो आते हैं वो अंतर्जात बलों के कारण ही आते हैं, उन्हें आकस्मिक अंतर्जात बल कहा जाता है। ठीक है। तो सामान्य रूप से अंतर्जात बल की जो उत्पत्ति है उसका कारण क्या है? तापीय विषमता है, शैलों में संकुचन होना है, और तापीय अंतर के कारण होता है। ये तापीय अंतर जो होता है, अंदर जो तापमान बनता है, उसके कारण शैलें फैलती या सिकुड़ती हैं, उनमें स्थानांतरण होता है, उनमें समायोजन होता है, और इसके कारण यह घटित होता है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो आकस्मिक संचलन और दूसरा पटल विरूपणी संचलन। आकस्मिक संचलन और पटल विरूपणी। आकस्मिक संचलन कौन से संचलन है? जो कि एकदम झटके से होते हैं, वो तुरंत होते हैं जो,
और उनके द्वारा उत्पन्न जो घटनाएं वो आकस्मिक होती हैं और अचानक ही इनके द्वारा भूपटल के ऊपर और नीचे विनाशकारी परिवर्तन हो जाते हैं। आकस्मिक संचलन में प्रमुख कारण जैसे भूकंप है और ज्वालामुखी है, दो इसके प्रमुख कारण हैं। ठीक है, और इनके कारण अंदर भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं और बाहर भी बनती हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकोलिथ, बैथोलिथ, पैकोलिथ, ये भूकंप के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हम पढ़ेंगे। बीच में हमको ये एक चीज़ देखनी है, वह है हमारा कि स्थल रूपों को प्रभावित करने वालों बलों का विभाजन। ये एक चार्ट है जिसे हमें समझना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे ऊपर जो है वह है हमारा स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बल। ये बल आ गया। ठीक है, बलों में हमने अभी किया विभाजन। एक तो हो गया हमारा एंडोजेनेटिक फोर्स और एक हो गया हमारा एक्सोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स मतलब अंतर्जात बल और दूसरा हो गया बहिर्जात बल। तो मैं बहिर्जात बल को एक बार पहले यहाँ समाप्त कर देता हूँ जिससे उसको बाद में ना देखना पड़े। बहिर्जात बल के अंदर अनाच्छादन की क्रियाएं आती हैं। अनाच्छादन मतलब जो स्थल रूप है वो बने हुए, उनके कटाव की क्रियाएं आती हैं। और इस अनाच्छादन में दो चीज़ें आती हैं, अपक्षय और अपर्दन। इनको हम अलग से फिजिकल ज्योग्राफी में, भौतिक भूगोल में चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपक्षय और जो अपर्दन है, अपक्षय तो होता है कि चट्टान का या पर्वत का अपने ही स्थान पर विघटन होना, इन अपने क्रियाओं के द्वारा, जो मौसमी क्रियाओं के द्वारा। और अपर्दन के अंदर क्या होता है, अपक्षय के साथ क्या जुड़ जाता है, परिवहन जुड़ जाता है, उसको हम अपर्दन कहते हैं। यानी कौन से एजेंट्स हैं उसके एजेंट हैं बहता हुआ जल, पवन, हिमनद, सागरी तरंग और परिहिमानी। हिमानी का मतलब है, परिहिमानी का मतलब है हिमानी के पास का क्षेत्र जहाँ बर्फ़ पिघलता है और वो होता है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 हैं। इसमें सागरी तरंग भी सम्मिलित है और भूमिगत जल भी इसके अंतर्गत रखा जाता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो अनाच्छादन की प्रक्रियाएं ऊपरी सतह पर अधिक कार्य करती है, इसलिए भूमिगत जल को यहाँ नहीं रखा गया। तो आप समझिए बहिर्जात बल जो है, ये बहिर्जात बल है हमारे, और बहिर्जात बल वाला सेक्शन है और इसके अंदर अनाच्छादन होता है। अनाच्छादन में अपक्षय और अपर्दन दोनों सम्मिलित हैं। बहता जल, पवन, हिमनद, सागरी तरंग, परिहिमानी इसके अंग हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा पूरा हो गया बहिर्जात बल वाला हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए हम अब इसके अंदर ये वाले भाग पे, जो हमारा अंतर्जात बल वाला हिस्सा है। अंतर्जात बल वाला हिस्सा जो है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो पटल विरूपणी बल है और एक दूसरा है आकस्मिक अंतर्जात बल। इसमें आकस्मिक अंतर्जात बल को हम देख लेते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, कि आकस्मिक बल वे होते हैं जो सडन होते हैं, अचानक होते हैं, कुछ ही समय में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। और इसके अंदर हमारे दो आ जाते हैं, एक तो भूकंप आ जाता है और एक ज्वालामुखी आ जाता है। ठीक है, ये हिस्सा भी समाप्त हुआ यहाँ पे हमारा, ये भी हमने डील कर लिया। अब आ जाए हम किस पे, पटल विरूपणी बल। अब आगे का सारा विभाजन पटल विरूपणी बल के अंदर, इनको डायस्ट्रोफिक फोर्स भी कहते हैं। और ये ऐसे बल होते हैं जो भूपटल में परिवर्तन लाते हैं, लेकिन ये स्लो होते हैं, मंथर गति से होते हैं या धीमी गति से चलने वाले हैं ये। ठीक है, धीमी गति है। इसके अब हम विभाजन करें तो इसमें दो प्रकार के बल, इसमें एक तो है महादेशजनक और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी। ठीक है, महादेशजनक जो बल है वह ऐसे बल होते हैं जो बहुत बड़े स्तर पर होते हैं, जिसमें महाद्वीपों का निर्माण होता है, बड़े बड़े देशों के जो भाग हैं उनका निर्माण होता है। और फिर है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल वे होते हैं जिनसे कि पर्वतों का निर्माण होता है या फिर ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें ऊपरी मुखी और अधोमुखी संचलन भी होता है। ठीक है, तो पहले हम इससे पहले महादेशजनक बल को देखते हैं। इस चार्ट पर हम दोबारा आएंगे, पहले पटल विरूपणी बल को हम पढ़ लेते हैं। पटल विरूपणी बल जो है उसको हम डायस्ट्रोफिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, पटल विरूपणी बल के अंदर, संचलन के अंदर पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले लंबत और क्षैतिज दोनों गतियों को सम्मिलित किया जाता है। ये मंद गति से कार्य करते हैं तथा इनका प्रभाव हजारों वर्षों बाद परिलक्षित होता है तथा वृहदाकार स्थल रूपों का निर्माण होता है। कैसे स्थल रूप बनते हैं? वृहदाकार स्थल रूप बनते हैं। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से
इस संचलन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। किसको? पटल विरूपणी बल में बनते ही वृत्ताकार स्थल रूप है, और उसके अंतर्गत भी दो टाइप है, सब टाइप है। कौन सा? एक तो महादेशजनक और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी संचलन। महादेशीय संचलन, ये जो चार्ट के अंदर हम यहाँ पर थे ना, इस जगह, ये महादेशजनक। तो महादेशजनक जो संचलन है उसको हम एपिरोजेनेटिक मूवमेंट भी कहते हैं। और एपिरोज जो है ग्रीक भाषा के शब्द एपिरोज से लिया गया है, जिसका अर्थ ही महाद्वीप होता है। और जेनेटिक जो लिया गया है जेनेसिस से लिया है, तो इन दोनों से मिलके बना है एपिरोज तथा जेनेटिक, जिसका अर्थ होता है दो शब्दों से मिलके बना कि महाद्वीपों की उत्पत्ति। इस संचलन में महाद्वीपों में उत्थान और अवतलन की क्रियाएं होती हैं, उत्थान एवं अवतलन की क्रियाएं होती हैं। लंबवत संचलन होता है इसमें मेनली, और दिशा के आधार पर उसको फिर हमने दो भागों में विभाजित किया है, एक तो ऊपरी मुखी और एक अधोमुखी। ऊपरी मुखी अपवर्ड मूवमेंट है। इस संचलन में महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान होते हैं। ऊपरी मुखी भी दो प्रकार के, ठीक है। ऊपरी मुखी, अब आप समझिए यहाँ पे, जैसे महाद्वीप है, ठीक है, और महाद्वीप के अंदर कोई हिस्सा अपने आसपास के भाग से ऊपर उड़ गया, ठीक है, महाद्वीप के आंतरिक भाग की बात कर रहे हैं, तो उसे हम उत्थान कहते हैं। क्या हुआ है? महाद्वीप जो अपने आसपास के भागों से की तुलना में कोई महाद्वीप का हिस्सा जो है ऊपर उड़ गया, तो इसे तो हम उत्थान कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? निर्गमन की, तो निर्गमन में क्या है, जैसे ये महाद्वीप का हिस्सा है और ये हिस्सा सागर के अंदर है, इसका इतना, लेकिन ये वाला भाग जो है, ये जो ये भाग दिख रहा है आपको, ये एक मिनट, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो सागर के अंदर है, ये क्या हुआ, कुछ समय बाद यह जल से ऊपर आ गया और जल नीचे चला गया। यानी इस तरह की क्रिया हो गई कि ये हिस्सा जो पहले अंदर था, सागर जल यहाँ तक ही रह गया और पहले यहाँ तक था, अब ये हिस्सा जो है ये सागर से बाहर आ गया, तो इसे हम कहते हैं निर्गमन या इमरजेंस, ठीक है। अब अधोमुखी संचलन को भी हम इसी तरह दो भागों में विभाजित करते हैं। अधोमुखी को भी, अधोमुखी संचलन के अंदर जैसे मान लीजिए महाद्वीप है, ये महाद्वीप है, और इसके अंदर कोई हिस्सा जो है वो आसपास की सतह की तुलना में नीचे चला गया, जैसे ये इस तरह से नीचे चला गया अपने आसपास के हिस्से की तुलना में, ठीक है। तो इसको तो हम क्या कहते हैं? अवतलन, ठीक है। लेकिन इसी की तुलना हम अब इस चीज़ से करें कि कोई ऐसा हिस्सा है जो पहले सागर की सतह से ऊपर था, महाद्वीप के किनारे वाला भाग, जैसे मान लीजिए इसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, और बाद में यही हिस्सा जो है ये और अंदर चला गया, पहले ये यहाँ था, सॉरी ये गलत बता दिया मैंने, एक मिनट करेक्शन करने दो मुझे, आप एक बार वापस, कि ये हिस्सा है जो कि सागर से ऊपर था, ठीक है, और यहाँ तक सागर था। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, हज़ारों वर्षों का समय लगता है इन चीज़ों में, तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ सागर यहाँ तक आ गया, और ये हिस्सा जो पहले पानी के ऊपर था ये नीचे चला गया, तो इसको हम कहते हैं सबमर्जेंस या निमज्जन। तो ये निमज्जन की क्रिया हुई, ठीक है। निमज्जन की क्रिया तटीय भागों में होगी, ये ध्यान रखें, और अवतलन की क्रिया महाद्वीपों के भागों में होगी। अब ये तो हमारा पूरा हुआ कौन सा भाग, ये वाला हिस्सा, पर महादेशजनक वाला। अब हम आ जाए पर्वत निर्माणकारी बल वाले हिस्से पे। पर्वतीय संचलन कहलाता है ये, या ओरोजेनेटिक मूवमेंट कहलाता है। ये ग्रीक भाषा के ओरो शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही पर्वत होता है। जेनेसिस का मतलब है उत्पत्ति, तो दो शब्दों से, यानी पर्वत निर्माणकारी बल है ये। संक्षिप्त में इसको पर्वतन बल या पर्वतन भी कहते हैं। पर्वतन बल के अंतर्गत प्राय क्षैतिज रूप से कार्य करता है, मेनली हॉरिजॉन्टल काम करता है, और वो वर्टिकल था इससे पहले वाला, या जो लंबवत काम करता है। यहाँ पर लंबवत गतियाँ, यहाँ पे क्षैतिज गतियाँ, ये याद रखें, यहाँ क्षैतिज गतियाँ या लंबवत गतियाँ, ठीक है। तो पर्वतीय संचलन के अंतर्गत हमने देखा कि क्षैतिज गतियाँ हैं। ये बल दो रूप से कार्य करता है। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो उसे तनाव उत्पन्न होता है, यानी इस तरह से दो विपरीत दिशा में यूँ, तो तनाव उत्पन्न होता है। और जब दोनों, उसको तनाव मूलक कहते हैं, और उसके कारण क्या बनते हैं? भ्रंश बनती हैं, दरार बनती हैं, चटकनें आती हैं। भ्रंश, दरार और चटकन, ये किसके कारण? तनाव के कारण बनती है। और जब बल किस तरह से काम करता है? आमने सामने काम करते हैं बल,
तो उनके कारण वलन पड़ते हैं, मोड़ पड़ते हैं, बंकन होता है, ठीक है। तो उसे, और जब बड़े बड़े मोड़ पड़ते हैं तो उसे हम संवलन कहते हैं, और छोटे मोड़ पड़ते हैं तो उनको हम वलन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पर्वत निर्माणकारी बल है वो हॉरिजॉन्टली काम करता है, क्षैतिज रूप से काम करता है, और क्षैतिज रूप से काम करने के कारण उसमें दो तरह की गतियाँ होती हैं। एक तो टेंशन होता है, अगर बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं इस तरह से, तो उनके कारण चटकने पड़ती है, दरारें पड़ती है और भ्रंश होता है। जब एक दूसरे की तरफ काम करते हैं बल तो उसके कारण वलन या समवलन पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का जो टॉपिक है, जब वलन ऊपर उठ जाते हैं तो बड़े वलन जो होते हैं गुंबदाकार रूप में ऊपर उठते हैं तो उत्समवलन कहते हैं, और जब नीचे की तरफ होते हैं लंबे वलन होते हैं इस तरह से यूँ ये तो उसे अवसमवलन कहते हैं, ठीक है। तो बड़े मोड़ जब नीचे की ओर होते हैं तो अवसमवलन, और ऊपर की ओर होते हैं तो उत्समवलन कहलाते हैं। तो ये दोनों टर्म आ गए यहाँ पे, ठीक है। और बहुत हज़ारों किलोमीटर की लंबाई में वृहद समवलन या ब्रॉड वार्प कहलाते हैं। तो यहाँ तक हमने आज इस लेक्चर में किया। इसके अगले लेक्चर में हम वलन करेंगे कंटिन्यू। अभी आप इसको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, थैंक यू।